सो बच्चों, ये कंटिन्यूअस दूसरा लेक्चर है और अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। बट वहां पे सवाल ये था कि चार्ज डेंसिटी जो था वो कांस्टेंट था। बट सपोज यहाँ पे कर दें कि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, कुछ ऐसा दीजिए। एंड कैपिटल आर तक चार्ज है। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। क्या करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे जितने भी स्फेरिकल सेल है, वट एवर द स्फेरिकल सेल, ये सबके लिए ये क्या है? पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट है। और ये पर्टिकुलर स्फेरिकल सेल सिमेट्री है, बिकॉज जितना डेंसिटी यहाँ पे उतना डेंसिटी यहाँ पे उतना डेंसिटी यहाँ पे। तो अभी भी इस पूरे चार्ज को हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं विच इज प्लेस्ड एट दिस सेंटर। मतलब अगर मुझे ये टोटल चार्ज अगर यहाँ पे Q पता चल गया तो ये लेट्स डिस्टेंस x ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ अपॉन x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे अभी भी स्फेरिकल सिमेट्री है। कहने का मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पे डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है। तो बच्चों यहाँ पे टारगेट क्या शिफ्ट हो गया? टू फाइंड Q, total Q. So we need help of integration. टोटल Q कैसे निकालेंगे बच्चों? कंसीडर एन एलिमेंटल spherical shell. What will be the charge? सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ द सेल, बच्चों ये कैसा लेंगे? आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का, वॉल्यूम ऑफ द सेल कोई बता सकता है? अमोघ, इस स्फेरिकल, ये डिस्क नहीं है बच्चों, रिंग नहीं है, ये 3D में है, स्फेरिकल शेल है। इसे सब 11 में डिस्कस किया। श्यामा बता दी है, हर्षिता रंजन, यार ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थिकनेस? डी आर, दिस इज द वॉल्यूम। व्हाट इज चार्ज? डी क्यू। तो वैसे रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो बच्चों टोटल चार्ज निकालना है, वी विल इंटीग्रेट total charge on this charge distribution is 4 पाई बाहर, रो का वैल्यू रो नॉट 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर, ये आर स्क्वायर डी आर, ये कांस्टेंट को बाहर, जीरो से कैपिटल आर, यहां तक समझ में आ रहा होगा। Q इक्वल टू इंटीग्रेट कर लोगे, बहुत ही सिंपल सा बच्चों, आर क्यू बाई 3
प्लस R4/4 लिमिट 0 to R 4 pi rho naught R cube into 7/12 7 pi rho naught by 3 R cube. देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना। So electric field here will be K 1/4 pi epsilon naught K Q 7 pi rho naught R cube upon 3 x square. अब ये पाई पाई कट कर लो, आ जाएगा। तो बच्चों इसमें कोई बड़ा सा चीज नहीं था, बहुत छोटा सा चीज है। बट अगर कोई कहे कि यहाँ पे x अगर x लेस देन r है तो इसी इंटीग्रेशन में 0 से x तक ही करना है इंटीग्रेट, और वो कर लोगे। तो वो भी लिख दो क्या, इफ फॉर इनर पॉइंट बच्चों यहाँ तक में किसी को दिक्कत? देखो अभी तक सिर्फ 61 बच्चे आए 69 में से। सर वो आखिरी में क्या लिखा है वो एक बार पढ़ के बता दो ना। ये वाला हाँ सर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या? हाँ वही लिखे ना के की जगह पे। क्यू इतना निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो, ये पाई पाई जाएगा। से याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा यार, ये तो सवाल कर रहे हैं। ये तो ऐसा दिया, और मान लो मैंने ये अभी पढ़ा दिया, अब कल परसों टेस्ट लूंगा, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर कर दूंगा। सॉल्व करो तो कौन क्या कर लोगे, है ना। मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या किया हमने, टोटल चार्ज निकाला फॉर इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करना है, एक्स पॉइंट पे निकालना है, तो यहां तक में कितना चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट, इसी सवाल में लिमिट 0 से कैपिटल आर की जगह 0 से एक्स पुट करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, सेम क्यू डैश 4 पाई रो नॉट ये हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा 1/3
प्लस x/4r डिवाइड बाई x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/3 प्लस x/4r times x. This is electric field for inside pond. That's it. So नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों यहाँ पर, बट रेडियल सिमेट्री है तो वो फॉर्मूला अभी भी यूज हो जाएगा। इनसाइड आउटसाइड पॉइंट ले निकाल लिया। तो अब जो सवाल कराऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत, जो आईआईटी ने बहुत बार पूछा है। एक ही कंसेप्ट पे सवाल आईआईटी ने 4 से 5 बार, इनफैक्ट और ज्यादा बार पूछा है। कोई भी बच्चा भी लीव ना करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कंसेप्ट एक्चुअली बहुत जगह पे यूज आता है। आज सीख लिया वो सवाल तो तुम्हारा क्लास सफल रहा, मॉर्निंग वाला भी और अभी वाला भी। और प्रीति बागुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा टफ है, बट अभी तक इतना टफ नहीं हुआ है कुछ। बच्चों समझना, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल वॉल्यूम में, charge is distributed in a spherical volume, but there's a spherical cavity. कहने का मतलब सिर्फ इसमें चार्ज है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, बट यहाँ पे चार्ज नहीं है। तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a spherical cavity in a uniform spherical charge distribution. बच्चों सपोज ये C जो है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, मेन जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसमें से इतने पार्ट में चार्ज नहीं है, सपोज इसका सेंटर C है। मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट P है बच्चों जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आइडिया बताओ कैसे करते हैं इस सब ऐसे सवाल में। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, मतलब बच्चों जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते थे तो मैं नेगेटिव मास नहीं लेता था वहां पे। अच्छा तुम लोगों को तो मैंने नहीं पढ़ाया, जेबी को तो पढ़ाया। वहां पे हम क्या करते थे, मास कैविटी होता था तो कहते थे कि जो कटा हुआ पार्ट है समर्थ को कहते थे यार ले आओ और रख दो वहां पे, तो बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 मिलकर के कंप्लीट स्फीयर बनाता था। यहाँ पे बच्चों में निगेटिव का ले सकता हूँ बिकॉज निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों जो ओरिजिनल हमारा सिस्टम है अभी विथ कैविटी, दैट इज जो सिस्टम है इसको कह सकते हैं ये दो बॉडी से बना हुआ, 1
complete a sphere of radius, जो भी है कैपिटल आर, पूरा यूनिफॉर्म चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब प्लस दूसरा जो सार्थक ने कहा, इतना पॉजिटिव और इतना निगेटिव है, एंड ये सपोज कुछ आरडेस है, and one negatively charged sphere centered at C dash, but दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है ना? हाँ सर। डेंसिटी इज सेम। तो बच्चों तो बात वही हो गई ना, ये पूरा पॉजिटिव रो का और ये माइनस रो का ये वाला पार्ट। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिला के न्यूट्रल बना देगा, तो यही केस हो गया जो ओरिजिनल हमारा सिस्टम है। तो ओरिजिनल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू बॉडी, वन यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, टू इतने रेडियस का ये स्फीयर ऑफ डेंसिटी माइनस रो। बच्चों मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम जो दिया है वो। कहोगे सर ये जो P पॉइंट पे फील्ड निकाला, ये काम करो, ये सिस्टम जो बॉडी 1 है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो E1, और बॉडी 2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो E2, और दोनों का ये वेक्टर समेशन हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या एग्री कर रहे हो बच्चों, ऐसा होगा? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों बताना, अच्छा मैंने वहां पे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए नहीं सिखाया था, ये बता देता हूँ कि जब चार्ज हमने लिखा था बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा था, ये R लिखा था। तो बच्चों वहां पे भी लिख लेना, E वेक्टर अगर लिखूंगा ना तो फील्ड कैसा होगा बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा, वहां मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखा था, डायरेक्शन के साथ ऐसे। So the P point is inside of the body 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये बच्चों ये वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर, CP वेक्टर। बात समझ में आई? R वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। वो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है? जो भी है अलग है, अभी देखते हैं। सेंटर के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। अभी तो P पॉइंट पे P इस बड़े का इनसाइड पॉइंट है, तो ये फॉर्मूला लिखा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये P जो है ना इसका भी तो इनसाइड पॉइंट है। यस करेक्ट बच्चों, इसका भी डेंसिटी रो है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये C डैश P होगा या P C डैश होगा बच्चों? P C डैश। P C डैश। तो तुम्हारी बात मान लेते हैं, और P C डैश एकदम सही बता रहे हो, टूवर्ड सेंटर होगा बिकॉज इट इज निगेटिवली चार्ज। बच्चों यहाँ पे माइनस रो नहीं पुट किया, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा, पहले मैग्नीट्यूड एंड देन शो द डायरेक्शन, ये हर बार मैं फॉलो कर रहा हूं। तो ये तो देखो कांस्टेंट बाहर आ गया, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, CP वेक्टर प्लस PC डैश वेक्टर। कुछ दिख रहा है क्या बच्चों? CC डैश वेक्टर। क्या बात है,
मतलब ये तो ब्रिलियंट रिजल्ट आ गया, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट एज कितना आ गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट सी सी डैश वेक्टर। यहां तो पी है ही नहीं बच्चों। कहने का मतलब ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सी सी डैश के पैरेलल होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा, यूनिफॉर्म होगा। So, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज कांस्टेंट, नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। सो इसको ना, इस रिजल्ट को ना सी सी डैश वेक्टर जो है, इसको 1 2 3 4 5 और करना है तो और कर लो, इतने स्टार्ट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बच्चों आईआईटी ने इसी कंसेप्ट पे कम से कम 5 बार सवाल पूछा है, इसी कंसेप्ट, ऐसा ही कैविटी के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अभी तक जो पूछा है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स में पूछा है, सिर्फ स्फेरिकल केस में पूछा है, बट दिस कंसेप्ट कैन बी यूज्ड फॉर द सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। वहां पूछना बाकी है, वहां भी पूछ सकता है। और आगे में हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे बच्चों, मैग्नेटिज्म में भी इसके सवाल होंगे, हम लोग ईएमआई में पढ़ेंगे यही कंसेप्ट। ये जो है इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही यूजफुल। बहुत सारे सवाल बनते हैं रेजोनेंस में, तुम टेस्ट दोगे तो बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से यही कंसेप्ट पूछा जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ऐसे पूछ दिया है कि सपोज एक कैविटी है, उन्होंने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ दिया, ये सी है ना, एक चार्ज पार्टिकल को क्यू को छोड़ दिया इस कैविटी में, तो बच्चों क्यू किस डायरेक्शन मूव करेगा, ये सीपी के डायरेक्शन मूव करेगा कि सी सी डैश के डायरेक्शन मूव करेगा, या इसको अगर छोड़ दिया तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है, फोर्स लगेगा, जाके कहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा। आ रही बात समझ में, कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम में यहाँ टकराएगा, ऐसे सवाल पूछ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ऐसे अगर छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों यहाँ पे किधर है, सी सी डैश के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बाद में पढ़ाऊंगा, ऐसा रहेगा। अगर इसको छोड़ दिया तो दिस विल मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट विल स्ट्राइक हियर। अगर ये डायमेंशंस दे दिया बच्चों, पूछेगा कितने देर में स्ट्राइक करेगा, यू नो दिस डिस्टेंस, यू नो द एक्सेलरेशन, यू कैन फाइंड द टाइम। बहुत तरीके से पूछ सकता है।
तो बच्चों एक रहा होमवर्क जो आज तुम लोगों को करके भेजना है, फेयर नोटबुक में ही करना है। अभी सिर्फ सवाल लिख लो। बच्चों एक 2r रेडियस का एक स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 2r रेडियस का, दिस इज 2r, इसमें से r रेडियस का एक कैविटी है। दिस इज सेंटर C, इट हैज सेंटर सपोज A, या सपोज C डैश ले लेता हूं, C डैश, यहां से 60 डिग्री पे R/2 डिस्टेंस पे, चलो R ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है 60 डिग्री पे, ये पॉइंट B है बच्चों, और यहां से एक पॉइंट D है, ये डिस्टेंस भी R है। तो बच्चों हमने कुछ कुछ पॉइंट्स डिनोट किए हैं, C डैश, P, B एंड D, ऑल आर ये तीनों पॉइंट जो है एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर, एंड ये जो D पॉइंट है ये है 3R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, बताओ क्या पूछने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बात है। और क्या पूछो, कितना सिंपल सा है बच्चों। ई सी डैश क्या है, ई बी क्या है, ई पी क्या है, ई डी क्या है। फटाफट बच्चों ये मुझे आज भेजना है सॉल्व करके व्हाट्सएप पे, देखते हैं कितने बच्चों के पास मेरा फोन नंबर सेव है। अच्छा फर्स्ट लेक्चर में 3-4 एब्सेंटी का नाम आया है, मैं एक बार बोल देता हूँ किसका किसका नाम आया है। प्रणव का मैसेज आया, सर मैं अभी अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्लास। पार्थ तूने कुछ मैसेज करके डिलीट कर दिया, क्या था? सर डाउट था, क्लियर हो गया तो। क्लियर हो गया, ठीक है। अंश तंबत प्रेजेंट हो, किशोर पाटिल, जीत शाह, वेदांत यादव। वेदांत यादव तो मुझे लगता है प्रेजेंट था। वेदांत नहीं, प्रथमेश अथर्व यादव प्रेजेंट था। वेदांत सिंधे प्रेजेंट है, वेदांत यादव नहीं है। अंश तंबत तुम पहले क्लास में एब्सेंट थे क्या? यस सर। एब्सेंट थे, क्यों, कहाँ थे गायब? चलो वेदांत यादव भी नहीं, वेदांत सिंधे समझ में आई चीजें, तुमने कहा था सर 12th में बहुत मेहनत करेंगे।
मुझे प्रॉमिस याद रहता है, बच्चे प्रॉमिस करके जाते हैं लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, मुझे ही याद रखना पड़ता है। देखो सर्वेश भी आया। सर्वेश कितने दिन बाद आया क्लास में? सर मैं होता हूँ। अच्छा होते हो, मुझे दिखते नहीं हो यार। चलो बच्चों, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो ये। चलो ये तो बाद में करके देखना। मैं इसमें हिंट दे देता हूँ बच्चों। कहोगे सर आप बड़े परेशान करते हो, बताते कुछ नहीं हो, सवाल खोल देते हो। बच्चों सी डैश तो कौन सा इनसाइड पॉइंट है, बताएंगे? पी क्या है बच्चों? ये 60 डिग्री को मैटर करेगा क्या? इनसाइड पॉइंट है, यू नो दैट। तो देखो ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया। बच्चों बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट जो है बच्चों इसका इनसाइड पॉइंट है। पता है कैसे लिखते हैं? ये पूरा स्फेरिकल सेल मानेंगे और इतना नेगेटिव चार्ज का मानेंगे। अब इस स्फेरिकल सेल के लिए, सो इस स्फेरिकल वॉल्यूम के लिए ये आउटसाइड है, तो स्फीयर के कारण आउटसाइड भी लिखने आता है। और ये जो डी पॉइंट है बच्चों, इसका भी आउटसाइड और इसका भी आउटसाइड, तो ये भी लिखने आता है। तो देखो सारे मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है। सवाल करते हैं जो थोड़ा सा लीक से हटके है। यूरोडोप का सवाल है। जो एक रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वह चार्ज डेंसिटी जो है, रिंग है रिंग, चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। चार्ज डेंसिटी इसके एंगुलर पोजीशन थीटा पे डिपेंड कर रहा, लाइक L लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे अगर डेंसिटी देखा जाए तो यहाँ पे लैम्डा नॉट है, एंड देन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, थीटा 90 हो गया। इफ यू गो फॉर द मोर देन 90 बच्चों, ये निगेटिव होने लगेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा और सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा बच्चों नेगेटिव का। एंड देन यहाँ भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos थीटा नेगेटिव 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 घटते घटते 0 हो जाएगा। और फिर बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते so अगर this is the lambda it is given, can you find electric field at the center? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कैसे निकालें हम? हर्षवर्धन तुम्हें 0 मार्क्स नहीं, -1 मार्क्स नहीं, -4 मार्क्स देने का मन कर रहा है। हर्षवर्धन अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता 0, बट इधर तो पॉजिटिव चार्ज है और इधर निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर पुल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज इधर पुश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पुश करेगा, और ये निगेटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज है तो वो भी इधर। सो 0 का तो सवाल ही नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सर अच्छा डायग्राम अच्छे से नहीं दिखा। इधर पॉजिटिव देखो ये दिया हुआ है, मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया, थीटा चेंज होते जाएगा, डेंसिटी चेंज होते जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म है, बट एक पर्टिकुलर वे में नॉन यूनिफॉर्म है। सो ट्राई करो बच्चों, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुम लोग करोगे। तो बच्चों इसमें करना क्या देखता हूँ।
इतना तो पता है सिमेट्री से कि फील्ड इधर होने वाला है ना। रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, इसमें एलिमेंट ऐसा लेते हैं, we take element like this theta and d theta. If you consider this element, field will be in this direction and इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा बच्चों, तो ये थीटा। So if this is d, बच्चों d cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे एंड थीटा अगर हम लोग यहां से 0 से सॉरी -π/2 से π/2 लिए तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा सेम डायरेक्शन में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो d cos थीटा है ना, और लिमिट पुट करते हैं -π/2 टू π/2, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला का हो गया, निगेटिव को भी कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 times of what is d k q, what will be q, lambda into r into d theta, ये हो जाएगा बच्चों q अपॉन r स्क्वायर into cos theta, लिमिट -π/2 to π/2, k lambda नॉट अपॉन r, ये इंटीग्रेशन से बाहर cos स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा ट्वाइस k lambda नॉट अपॉन r, बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, बच्चों इसका इंटीग्रेशन -π/2 to π/2, ये cos 2 थीटा का देखो तो 0 आ जाएगा, चेक कर लोगे, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू पुट करोगे sin π 0, ये बचा d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो ये हो जाएगा पाई, सो k लैम्डा नॉट अपॉन r इंटू पाई। बच्चों क्या ये मेरा सही आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r, क्या मेरा सही आया बच्चों? यस गुड। सार्थक तेरा मिस्टेक हुआ क्या? हाँ सर, इंटीग्रेशन में गलती कर दी। सिद्धि को देना, देखो ये इंटीग्रेट कर पाती है कि नहीं, बहुत अच्छा कर रही है वो। तुम लोग भूल जाते इतना जल्दी, बताओ।
कितना मन से पढ़ाया था यार, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। तुम लोग रियलाइज नहीं कियोगे, बेसिक मैथमेटिक्स में उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया था, इतना कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। किसी बच्चों के रियलाइज हुआ कि हाँ सर बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत कुछ पढ़े थे। चलो बच्चों, तभी हम लोगों ने एक सवाल किया। बच्चों एक स्फीयर है r रेडियस का, विच कंटेन्स ए चार्ज q। ये स्फीयर के सरफेस पे चार्ज q है, टोटल चार्ज, या वॉल्यूम में भी हो सकता है, डजंट मैटर। स्फीयर ऑफ रेडियस r has charge q, and outside the spherical surface the charge density rho is equal to alpha upon r, where alpha is constant and r is distance from center of the sphere. Center of the charged sphere. पहला सवाल, find electric field at distance r from the center. R is greater than capital R. मतलब यहाँ पे फील्ड निकालना बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दो टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज ड्यू टू द स्फीयर, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो अल्फा बाई आर से, अल्फा इज कांस्टेंट। इसका मैं लिख देता हूं, हो जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप प्लस, ये कैसे निकालें बच्चों, ये कैसे निकालें, आज तो प्रीति छोड़ देगी क्लास करना कि सर क्या करवा रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन एक बड़ा स्पेयर मानेंगे।
बच्चों यहाँ पे लेंगे तो ये सारे चार्ज देखना यहाँ से, ये इतने में जो चार्ज है ना, इतने में ये इसके कारण लिखना है। दैट मीन्स ये सारा चार्ज अगर लिख लिया तो अभी भी रेडियल सिमेट्री बच्चों। तो के सपोज उसमें चार्ज है क्यू डैश, तो क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, मतलब मुझे निकालना है क्यू डैश, और क्यू डैश निकालने आता है बच्चों, मुझे पता है कि तुझे आता है, भले तुम्हें नहीं पता हो। सो जस्ट ट्राई इट। क्यू डैश इज द चार्ज इन द रीजन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, इतने के स्फेरिकल वॉल्यूम में कैसे चार्ज निकालेंगे। आज का ये लास्ट सवाल, उसके बाद डिस्कशंस लूंगा बच्चों। सो बच्चों जो ट्यूटोरियल्स मैंने दिया है, ट्यूटोरियल 1, आज तो मजा आ गया बच्चों। 65 बच्चे कनेक्टेड हैं, वो लेट क्लास में, क्या बात है, सेकंड क्लास में। और तो बच्चों आंसर की मैंने भेज दिया है। फर्स्ट सवाल तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है। -a, 0 ऐसा कुछ है, एक यहाँ पे चार्ज है, कितना है Q, यहाँ पे चार्ज है -Q, है ना, और यहाँ पे चार्ज है Q/√2। पूछा क्या है, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है O। बच्चों ये पुश कर रहा होगा और ये पुल कर रहा होगा। कितना आसान सा सवाल है, कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा। तो पहला सवाल तो मैंने कर लिया, देखो मैंने कहा और नजर लग गई, 65 से 61 हो गया, तारीफ करने की देर थी। हर्षवर्धन ने कहा सर 14, चेतना ने कहा कहीं 9, चलो बच्चों तो अभी अब डिस्कशंस ले रहे हैं तो बच्चे गायब हो रहे हैं। पहले तो 9 पे आते हैं। चेतना तूने दूसरा खोल के नहीं देखा था, मैंने वो ग्राफ उसमें थोड़ा सा मिस्टेक। देखा सर, नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे -2Q, यहाँ पे है Q, ठीक है। अब बताना, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होने वाला है, इन विच डायरेक्शन, तो निगेटिव चार्ज है बच्चों, तो इधर होगा, पुल करेगा अपने तरफ, मतलब आई कैप में होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव है तो एक गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये सही है, पॉजिटिव है। जैसे नजदीक आएंगे 2Q का बढ़ते जाएगा। कहोगे सर Q भी तो है, तो 2Q इधर लग रहा है, Q इधर लग रहा है, बट किसका कौन डोमिनेट करेगा, 2Q का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और नजदीक भी है, तो 2Q डोमिनेट करेगा। तो नेट फील्ड किसके कारण, किस पे डिपेंड करेगा नेचर, 2Q वाले के कारण। तो दिस इज, यहां तक करेक्ट है ये वाला पार्ट। इस पार्ट की बात करते हैं, तो -2Q बच्चों किधर हो जाएगा, अपने तरफ। ये Q क्या करेगा, ये भी इधर करेगा, दोनों का डायरेक्शन इधर है। तो जब नजदीक है तो बहुत ज्यादा निगेटिव में होगा, लेकिन दूर जाएगा तो घटते जाएगा, घटते घटते एक पॉइंट पे कहीं मिनिमा आएगा। अगर ये इक्वल इक्वल आता तो मिनिमा शायद बीच में आता, जो भी है। एंड देन जैसे नजदीक आ रहे हैं बच्चों, तो अब धीरे धीरे 2Q का इफेक्ट कम होते जाएगा, Q का बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे फिर बढ़ते, बहुत नजदीक आएगा Q के तो बहुत इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरफ आते हैं, तो ये पार्ट भी सही है। चेतना यहाँ तक क्लियर।
अब जो मेन हाँ इंपॉर्टेंट है सर। ये वाला पार्ट, सो बहुत नजदीक अगर रहे यहाँ पे तो सर्टेनली क्यू डोमिनेट करेगा बिकॉज डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, तो ये बड़ा होगा। लेकिन एक पॉइंट तक जाने के बाद इसका कम होगा और इसका भी कम होते जाएगा, बट ये चार्ज ज्यादा है और ये चार्ज कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे जितना फील्ड इसका है उतना ही फील्ड इसका भी हो जाए, क्यू के कारण इधर है और -2q के कारण किधर हो जाए, इधर हो जाए। हो सकता है क्या ये डिस्टेंस? हाँ Yes. सर। तो एक पॉइंट होगा जहां जीरो हो जाएगा फील्ड, तो घटते 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 एक पॉइंट पे जीरो आ जाएगा इनफैक्ट, और जीरो के बाद ना फिर इसका थोड़ा डोमिनेट करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे घटते घटते और फाइनली इंफिनिटी पे तो जीरो ही होने वाला है। कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा जो कि सी में है, और डी में बच्चों उल्टा है, ठीक है ना, ये इधर नहीं होगा, इस तरफ जाएगा चेंज, तो दिस इज बी, और यही हमने होमवर्क भी दिया था। तो 9th हो गया बच्चों, और कौन सा सवाल है? सब्जेक्टिव तो आते ही हैं, उससे पहले 9 से पहले 14, हर्षवर्धन ने 14 पूछा है और बाकी लोग सब लोग सब्जेक्टिव में पूछा है, बाकी किसी में डाउट नहीं। 9 के बाद 14, में क्या डाउट आया हर्षवर्धन? ये तो जस्ट कैलकुलेशन है। एक चार्ज ए पे है और दूसरा चार्ज Q1 है ओरिजिन पे, Q1, और Q2 है कोई पॉइंट ए। जीरो पॉइंट 2, 0.4, 0.4, यह है Q2। फोर्स किस पे पूछा है? फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। बच्चों ये फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होने वाला है? ये दोनों पॉजिटिव है ना, ये होने वाला है बच्चों ये। तो ये डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों? ये होगा 0.4 जे कैप, 0.2 आई कैप, और ये 0.4 सॉरी माइनस आई कैप, और 0.4 माइनस के कैप। तो अगर हम डायरेक्शंस के साथ जाएं तो एक चला जाएगा डी, चला जाएगा बी, और सी में हो सकता है। आई बात समझ में? क्योंकि ये वेक्टर लिखना है, ओ ए नहीं, ए ओ वेक्टर लिखना है, तो यही डायरेक्शन हो सकता है, ये और ये में। अब रहा सवाल मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड लिख लो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। के हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है 6, Q2 है 4, माइक्रोकूलम है 10⁻⁻12 अपॉन आर देखोगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर कैप है तो 0.6 इंटू आर वेक्टर ये वाला -0.2 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप -0.4 के कैप, आर बाई आर ये लिख लिया। अब देखो ये 6 से 6 जाएगा,
9 इंटू 4 36, तो ये 36 चला जाएगा बच्चों। ये 3 पॉइंट है, 10⁻³ है, 9 और 10⁻³ ये चला जाएगा, 9 चला गया, 4 चला गया, सिर्फ ये बचा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। तो डेटा बड़ा अच्छा से सेट किया था मैंने बच्चों। ये क्लियर? यस सर। चलो अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव में। तो इसमें क्या पढ़ूं? ए निकल गया? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ए निकल गया तो Yes, फिर sir. बी में क्या दिक्कत है फिर? चलो मैं ए से ही सॉल्व करूंगा, मुझे भी समझ में आएगा। बच्चों दो चार्ज है Q1 और Q2, और इस Q1 पे अगर फोर्स देखें तो बच्चों इसी लाइन के लॉन्ग, स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग एक फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe, और एक फोर्स होगा बच्चों M भी है ना, Mg। अगर ये अल्फा एंगल है तो दिस इज ऑल्सो अल्फा। और एक वायर के परपेंडिकुलर लाइन ले लेता हूं, वायर के परपेंडिकुलर। अगर वायर के परपेंडिकुलर ले लिया, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है बच्चों, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। और ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो देखो एक और फोर्स कैसा हो जाएगा, ये बीड पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? Mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नॉर्मल। टोटल नंबर ऑफ फोर्स है, टेंशन, चार 4। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। सर हाँ बोलो। सर बीड तो अंदर से होलो होगा तो उसके ऊपर टेंशन कैसे लग सकता है? नॉर्मली लगेगा ना? अरे स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना बीड से, स्ट्रिंग का सर वो टेंशन। रिंग के टाइप से है ना? ये लाइन क्या कहा है? ए रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम ऑफ इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC सेट इन वर्टिकल प्लेन, टू विड ऑफ इक्वल मास M each and carrying charge Q1 Q2 connected by a cord of length L। तो ये कॉर्ड टेंशन लगाएगा ना बीड पे, अगर वो बीड स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग का टेंशन, और ये वायर में खींच रहा है तो वायर नॉर्मल लगाएगा, बीड अंदर से हॉलो है। अरे पर्दे होते हैं ना घर पे, पर्दे को, कर्टेन्स को ऐसे पुल करो तो तुमने टेंशन प्रोड्यूस किया तो नॉर्मल लगाएगा, कर्टेन का जो रिंग उसमें होता है उसका। चलो अब हम बात करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम में है तो सर्टेनली नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में जीरो होगा। लेट्स कंसीडर नेट फोर्स, लेट्स कंसीडर नेट फोर्स along the wire, वायर के along कंसीडर करो, वायर के along। तो किसका किसका कंपोनेंट होगा वायर के along? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स cos अल्फा माइनस T cos अल्फा। देखो यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक cos अल्फा माइनस T cos अल्फा माइनस Mg कितना बच्चों? साइन 30, दिस इज इक्वल टू 0। बीड 1 के लिए सही सही समझ में आया?
अगर हम बीट 2 की बात करें तो देखो ये अगर एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। यहाँ पे भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी इस पे mg का फोर्स लगेगा, यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? नाइन्टी माइनस अल्फा है तो एफ ई इस तरफ हो जाएगा, cos 90 माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस अल्फा है ये वाला एंगल, माइनस टी साइन अल्फा, सही लिख रहा हूं। और ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री, तो माइनस एम जी साइन 60, दिस इज इक्वल टू 0। अब ना ये दूसरी तरफ लेके चले जाओ, तो इसको डिवाइड कर दो बच्चों, तो एफ ई माइनस टी चला जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा साइन 30 डिवाइड बाई साइन 60। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, सो 1/√3 आ गया। अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है आंसर। अभी तक में तो सिर्फ क्या है, मैकेनिक्स था बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस था। The tension in the cord अब अगर निकल गया बच्चों अल्फा एफ ई तो क्या लिख लोगे, KQ1 Q2 अपॉन L²। अल्फा पता है तो टी नहीं निकल जाएगा इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से। तो अथर तूने अगर ए नहीं पूछा तो फिर बी क्यों पूछा, बी तो वैसा ही है। सी में कहा था नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीड। देखो नॉर्मल रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, mg का कंपोनेंट, t का कंपोनेंट, fe का कंपोनेंट और n, ये सब मिलकर के बैलेंस करेगा। देखो t भी निकाल लिया, mg का कंपोनेंट पता है, fe का कंपोनेंट पता है, तो नॉर्मल नहीं निकल जाएगा। और तीसरा सवाल पूछ रहा है, इफ द कॉर्ड इज नाउ कट व्हाट आर द वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर विच बीट्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। तो बच्चों अगर मान लो स्ट्रिंग यहां से टेंशन का कुछ वैल्यू आया है, एफ ई कॉस अल्फा माइनस एम जी साइन थीटा, अगर यही 0 है तो टेंशन 0 होगा, और टेंशन 0 है तो कट कर दो, नहीं कट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सॉल्व हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ सर। ऑन कूलम्ब्स लॉ बच्चों, Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाता है, तो 4πε0 Q1 Q2 by r²। This is the force on charge 2 due to charge 1।
और इसमें हमने कुछ भी नहीं मेंशन किया था कि मीडियम क्या है। रियली जब मैं पढ़ा रहा था तो हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, हमने सिंपली कहा कि दिस इज द आंसर, दैट मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब सुना बच्चों, ये क्या लिखा है, फोर्स ऑन Q2 या ऑन Q1 बाई Q2, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। लेकिन बहुत सारे बुक में देखोगे लिखा रहता है कि अगर मीडियम है कुछ, और इस मीडियम सपोज वाटर है, इसमें एक चार्ज Q1 एंड Q2 रखा होगा, तो फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2, ये वैक्यूम लिया था, ये एयर लिया था, है ना, और ये मीडियम है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 still 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, but net force on 2 F net and on charge 2, that will be 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square होगा। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बच्चों, इस Q2 पे अगर ये मीडियम है तो Q1 अभी भी इस पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, बट मीडियम कुछ पोलराइज हो जाता है बच्चों। इसलिए मैंने कहा कि कंसेप्ट को मैं पढ़ाता हूँ, जब डायलेक्ट्रिक पढ़ाता हूँ तो प्रीफर करता हूँ बताना। अगर मेडिकल बैच होता है तो कभी कभी मैं शुरुआत में बता देता हूँ, इंजीनियरिंग में मोस्टली लास्ट में बताता हूँ। तो अगर ये मीडियम है तो क्या होता है, मीडियम पोलराइज हो जाता है, जो कंसेप्ट हम बाद में पढ़ाने वाले हैं। मीडियम में भी चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो दिस पोलराइज्ड मीडियम अप्लाइज फोर्स ऑन Q2 ऑल्सो। तो Q2 पे दो चीजों का फोर्स लग रहा है, एक Q1 लगा रहा है, एक मीडियम में जो चेंजेज आए हैं उसके कारण एक फोर्स लग रहा है, और दोनों का रिजल्टेंट मिला दिया तो ये नेट इतना हो जाता है। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ER। और बाद में इसी को कहूंगा, एक डायलेक्ट्रिक करके कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वी विल डिस्कस। तो हो सकता है तुम्हारे बुक में E इज इक्वल टू ऐसे लिखा रहेगा एप्सिलॉन नॉट, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, K लिखा था, एप्सिलॉन R और K सेम। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The two are same thing। बच्चों यहां तक कंसेप्ट क्लियर? सर सर वो जो मीडियम फोर्स लगाएगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा? जो मीडियम फोर्स लगाएगा वो पोलराइजेशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होता है, वो पोलराइज हो जाता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, और नेट फोर्स जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। सो वी विल डिस्कस दिस इन डायलेक्ट्रिक चैप्टर। बट इस साल जेई ने जो सवाल पूछा वो थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है, और पारुल सिंह जो हमारी बच्ची थी वो यही टिक करके आई थी जो हमने पढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली उसने क्लेम भी की, बट आईआईटी ने जो आंसर दिया वो मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट दिया था,
आंसर्स चेंज नहीं किया। तो मैंने जो ये बताया था यही चीज होता है, फैक्ट यही है। मैं अभी भी वही पढ़ाऊंगा, IIT नहीं भी दिया तो भी, कि जो फैक्ट है वो है ना। अब क्यों ने उस पर ध्यान दिया वो अलग है। सो एफ नेट जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, बट फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 जो रहेगा वो सेम रहेगा मीडियम में भी। ये उन्होंने चेंज करके लिख लिया था, वो कंसेप्ट था, बीच में और भी चीजें थी। तो मोर देन वन ऑप्शंस में तो उस बेचारे को 4 मार्क्स के जगह पे मोर देन वन ऑप्शन था, मार्क्स उसको नहीं मिले, तो या तो 5 मार्क्स के घाटे लगे या 7 का, एग्जैक्टली 6 का। उसके कारण उसका रैंक ऐसे ही पीछे हो गया। तो एनीवे, बट रेजोनेस ने भी जो आंसर्स निकाला था, वो जो मैं बोल रहा हूँ वही निकाला था, बाकी कोचिंग ने भी वही निकाला था। जब IIT ने अपना आंसर्स पहले वही निकाला, जब IIT ने अपना आंसर्स दिया तो नारायणा वालों ने तो चेंज कर दिया, जो IIT का था वही फिर कर दिया अपना करेक्शंस, बाकी लोगों ने नहीं चेंज किया, बाकी वही रहने दिए। बिकॉज ये होता है, स्टैंडर्ड बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पे